सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज मनी एंड बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई स्टेट का एग्जाम है चाहे वो सेंटर का एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन बनते ही है। चाहे वो आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर में भी इससे जो टॉपिक रहते हैं रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी उसको समझने में भी आपको इससे मदद मिलती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को प्रॉपरली और अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो पहला जो इसमें हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है दैट इज कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है या बैंकिंग सिस्टम है उसका उद्भव कैसे हुआ है, हाउ द बैंकिंग सिस्टम इवॉल्व्ड इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थिंग हमारे पास है दैट इज जेंसेस एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग। ये पहले आपको पता है कि भाई जो हमारा बैंकिंग सिस्टम था वो कैसे चलता था, थ्रू द प्राइवेट मर्चेंट के माध्यम से चलता था। जितने प्राइवेट जो मर्चेंट्स होते थे या मनी लेंडर्स होते थे वही बैंकिंग सिस्टम के लिए की रोल प्ले करते थे। लेकिन धीरे 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 हमने इसका क्या करा, नेशनलाइजेशन करा, बैंकिंग सिस्टम सारा का सारा सरकारी हाथों में ला दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम बैंक हमारे क्या हो गए, नेशनलाइज हो गए। फिर उसके बाद हमने इसमें आफ्टर जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि 1991 की जो नई आर्थिक नीति हमने लॉन्च की, उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी देना शुरू करा और उसके बाद बहुत सारे हमारे अदर प्राइवेट जो बैंक है वो भी मार्केट में फंक्शन करना शुरू कर दिए। आज की डेट में जो भारतीय बाजार है उसमें दोनों सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, दोनों को एग्जिस्टली काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी वर्तमान में अभी हम किसकी स्थिति देख रहे हैं कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ, कितना समय में डेवलप हुआ, कि सबसे पहला बैंक कौन सा था, ठीक है। ये सारी की चीजें हमने आज इसमें देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस, फिर बात करेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें यानी कि आजादी से पूर्व, इसका मतलब क्या है, आजादी से पहले की स्थिति क्या थी भारतीय बैंकिंग की, क्या भारत में आजादी से पहले बैंक थे या नहीं थे। तो अगर सबसे पहले ही बात करें यहाँ पर 1770 1770 की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक विच वाज एस्टेब्लिश। 1770 के आसपास हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया जाता है। उसके बाद 1806 से लेकर 1843 तक यानी कि 1806 से लेकर 1843 तक प्रेसिडेंट थ्री काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसके प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास बनते हैं। कौन कौन से बैंक बनते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन बैंक हो गए, प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाने जाएंगे ये तीनों बैंक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बैंक बनते हैं 1921 में, 1921 में क्या होता है कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक है इनको आपस में मर्ज कर दिया जाता है और इनको मर्ज करके हमारे पास जो नया बैंक बन के आता है 1921 में वो आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईबीआई। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, आईबीआई बैंक के नाम से ये जाना गया। और ये बैंक था वो बैंक जो कि मर्ज करके बना था तीन बैंकों को, बंगाल बैंक और बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। ये प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनका मर्ज किया गया और नया बैंक बना हमारे पास है आईबीआई, और ये 1921 में बना। 1921 के बाद कहानी आगे जाके बढ़ती है, 1935 की तरफ बढ़ती है और 1935 में हम एक और बैंक की स्थापना करते हैं जिसका नाम दे दिया जाता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे स्थापना की जाती है। और इस बैंक को जब बनाया गया था तो इसे यंग हिल्टन कमीशन के माध्यम से बनाया गया था। किससे बनाया गया, यंग हिल्टन कमीशन के माध्यम से बनाया गया था। और इसके अलावा इसमें जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो एस्टेब्लिशमेंट कब होती है इसकी, 1935 में होती है। लेकिन ये किस रेगुलेटिंग एक्ट जो इसके लिए पास किया गया था वो था आरबीआई एक्ट 1934, ये याद रखना आपने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि 1949 में, कब, 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया इसका, नेशनलाइजेशन बोल सकते हैं आप इसको, या आप इसके लिए बोल सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दो कहानी आपने याद रखना, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग है, आरबीआई के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है कहानी, जो ये इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में,
1955 में इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है। इसको क्या क्या कर दिया जाता है, इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है और 1955 में इसका नाम दे दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दे दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्रिएटेड फ्रॉम द इंपीरियल बैंक्स, मतलब कि इस बैंक से ये बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास 1969 में बहुत बड़ा बदलाव बैंकिंग सिस्टम में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लाया जाता है और उस समय 1969 में यहाँ पे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, 14 बैंक्स गॉट नेशनलाइज्ड, यानी कि 14 लार्जेस्ट बैंक्स नेशनलाइज्ड। और उसके बाद अगेन नेशनलाइजेशन होता है 1980s में। कब होता है, 1980s में। और ये यहाँ पर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के टोटल 20 नेशनलाइज बैंक बन चुके थे। 1980 तक हमारे पास राष्ट्रीयकृत बैंक बन चुके थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे प्रीलिम के या आप बेसिक फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करें तो इसमें हमारे पास द प्राइमरी मोटिव्स फॉर द 1969 एंड 1980s, 1969 और 1980 के जो हमने राष्ट्रीयकरण किया था उसके पीछे जो सरकार की मंशा थी वो सीधे सीधे तौर से क्या था कि जो क्रेडिट्स है उसको कंट्रोल करना, क्रेडिट डिलीवरी की जो स्थिति है उसको अपने कंट्रोल में रखना। और साथ ही साथ पोस्ट 1980s के बाद गवर्नमेंट कंट्रोल्ड 91% ऑफ इंडियाज बैंकिंग बिजनेस, यानी कि पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो 1980s के बाद भारतीय सरकार के हाथों में आ चुका था। और इसकी वजह से ये इसलिए करना भी जरूरी था क्योंकि आम आदमी को या जो आम जनमानस है उनके लिए क्रेडिट्स अवेलेबल करवाए जा सके और वो सस्ते दरों में अवेलेबल करवाया जा सके। और ये काम कौन कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। वेलफेयर का काम केवल और केवल सरकार कर सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट मेकिंग, उसका काम ही तो प्रॉफिट बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने क्रेडिट्स को मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए, मोर इजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए कई सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। इज इट क्लियर? और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जब इसका नेशनलाइजेशन होता है और इसके जो बेसिक फंक्शन है वो किस तरह से रहेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम पढ़े और समझे तो ये हमारे देश का एक अपेक्स बैंक है। कैसा बोल सकते हैं आप इसको, इट इज द अपेक्स बैंकिंग बॉडी। ठीक है, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है और सबसे टॉप का बैंक है। और इट इज द, क्या बोल सकते हैं आप इसको, आप बैंकों का बैंक, क्या बोल सकते हैं आप इसको, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम जो चलती है वो किसकी गाइडेंस और डायरेक्शन में चलती है, आरबीआई। आरबीआई पूरा का पूरा कंट्रोल रखता है। सभी तरह की पॉलिसीज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज है उसको कंट्रोल करने का जो पावर है वो भी आरबीआई के पास रहता है। यानी कि जैसे कि मनी सप्लाई कितनी मार्केट में भेजनी है, पैसे की पूर्ति मार्केट में कितनी करनी है, ठीक है, या पैसा ज्यादा भेजना है तो मनी सप्लाई के लिए आरबीआई नए नोट छाप सकता है। और अगर हमने पैसे की कटौती करनी है, बाजार में कम पैसा भेजना है, तो उसके लिए हम जो बैंक रेट है उसे इंक्रीज और या डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे हमारे समय के अनुसार नीड बनी रहेगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ पे कहानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सबसे पहले कि भाई इसे जो कमेंस किया गया था, इट वाज कमेंस्ड अप्रैल 1 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 एंड नेशनलाइज जनवरी 1 1949। जो मैंने ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई सबसे पहले तो इसे आरबीआई एक्ट के माध्यम से लागू किया गया 1934 में और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है 1935 में होता है, यानी कि अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट किया जाता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम की अगर इसमें बात करें कि आरबीआई कितना मिनिमम रिजर्व रखेगा, सिंस 1957 रुपीज 200 करोड़ रिजर्व टू द प्रिंट करेंसी। कितना, 200 करोड़ रुपया यहाँ पे रिजर्व रहेगा एज अ प्रिंट करेंसी। ठीक है, जिसमें प्रिंट करेंसी में क्या रहेगा कि 115 करोड़ रुपीस का क्या रहेगा, मिनिमम गोल्ड रिजर्व रहेगा और 85 करोड़ का इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहेगा। इज इट क्लियर? फॉरेक्स का मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज। देन हमारे पास अगर इसमें सेंट्रल बोर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आरबीआई में 21 मेंबर्स का एक बॉडी स्ट्रक्चर्ड है।
जिसमें कि सबसे टॉप में कौन है हमारे पास है, गवर्नर। ठीक है, आरबीआई का एक गवर्नर होगा, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 4 क्या होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे। और इसके अलावा इसमें 2 फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी कि वित्त मंत्रालय से 2 इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 10 इसमें गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि सरकार के द्वारा जिन्हें नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, वो ऐसे 2 इसमें 10 इसमें ऑप्शंस होंगे। और इसके बाद इसमें 4 लोकल बोर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि आपके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से होंगे। कहाँ कहाँ से होंगे वो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से होंगे। इज इट क्लियर? देन हमारे पास कोर फंक्शन ऑफ द आरबीआई, मतलब कि आरबीआई किन तरह के फंक्शन कर सकता है या आरबीआई के बेसिक फंक्शंस क्या है। सबसे पहले जो आरबीआई का फंक्शन है दैट इज करेंसी मैनेजर, यानी कि जो हमारे देश की करेंसी है, मुद्रा है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, कितनी उसकी सप्लाई रहेगी, अगर उसकी सप्लाई ज्यादा करनी है या कम करनी है, उसकी सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास रहेगी, आपकी आरबीआई के पास रहेगी। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें दूसरा कि भाई कौन से नोट्स जारी करने हैं, कितने नोट्स जारी करने हैं, किस डिनोमिनेशन में जारी करने हैं, ये सारा की सारी जो पावर है वो किसके पास है, आपके आरबीआई के पास है। तो करेंसी मैनेजर के तौर पे ये काम करता है। सोल राइट टू इशू नोट्स, यानी कि जो नोट्स जारी किए जाते हैं उसका सोल और द मेजर जो राइट्स है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। आरबीआई के अलावा कोई भी दूसरा जो ब्रांच है वो इसके नोट्स जारी नहीं कर सकता या छाप नहीं सकता। ठीक है, एक्सेप्ट द ₹1 नोट विच इज इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये आपने याद रखना कि भाई ₹1 का नोट आरबीआई जारी नहीं करता, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। इज इट क्लियर? ₹1 का नोट किसके द्वारा जारी किया जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा, और बाकी सभी तरह के कॉइन्स और करेंसी मतलब जो पेपर नोट्स है वो आपके आरबीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे। दूसरा, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का ये बैंक के तौर पे काम करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मैनेजेस पब्लिक डेट, एक्ट्स एज द एडवाइजर, यानी कि सरकार के लिए एडवाइजर की तरह भी काम करता है। यानी कि सरकार बैंक मतलब कि जब सरकार को लगेगा कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो सरकार किसको बोलेगी, बैंक को बोलेगी, आरबीआई गवर्नर को बोलेगी कि आप बताइए हम जो ये महंगाई है या इन्फ्लेशन है लगातार जो बढ़ रहा है, इसको कैसे कर्व किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो गवर्नर उसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और रिप्रेजेंट करेगा किसको, ठीक है, सरकार को करेगा कि भाई आप इस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक तरह का गाइडर या एडवाइजर, और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक डेट है, कर्जा है, सरकारी कर्ज है, उसको मिनिमम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी प्रॉपर प्लान्स, पॉलिसीज बनाता है, ताकि जो सरकारी कर्जा है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। ठीक है, मतलब कि ऐसे ना हो कि भाई देश बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम भी किसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट काम है बैंकर्स बैंक, यानी कि सभी बैंकों का ये बैंक कहलाता है, यानी कि बैंकों का बैंक। लैंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, रेगुलेट ऑपरेशंस, यानी कि अगर कभी जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो जो फाइनेंस की जो नीड है वो किससे पूरी करेंगे, वो आरबीआई से पूरी करेंगे। और आरबीआई कंट्रोल करता है सभी बैंकिंग सिस्टम को, कैसे कि भाई अगर मान लो कि उन्होंने ऐसे लोन्स जो बैंक देते हैं वो बहुत ज्यादा देने शुरू कर दिए कि भाई सबको लोन दे दो, लोन देते रहो, तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आ जाएगा। अगर लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आ गया तो लोग उसकी वजह से डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि सप्लाई तो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती जितना जल्दी आपकी इनकम बढ़ सकती है। इनकम तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या रिसोर्सेज और जितने आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी आप क्या साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं, उतना ज्यादा फास्टली वो नहीं इंक्रीज किए जा सकते शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए वहां पर बैंकिंग को, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यहाँ पे बैंक के मैनेजमेंट में एक की रोल प्ले करता है। ठीक है, थ्रू द बैंक रेट्स, टू बाय डिसाइडिंग द प्रॉपर बैंक रेट्स, जिसमें कि सीआरआर, एसएलआर आदि ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। और दूसरा, कस्टडियन ऑफ द फॉरेक्स, फॉरेक्स यानी फॉरेन जो रिजर्व है, उसका कस्टडियन के तौर पे ये काम करता है। प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल, तो ये इंपॉर्टेंट है। लास्टली जो पॉइंट आता है दैट इज कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, यानी कि यूज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स और टूल्स टू मैनेज द मनी सप्लाई।
अब ये मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है कि एक देश के अंदर किसी देश के पास कितना पैसा रहेगा, पास कितना पैसा रहेगा। अगर आप ऐसे लिखिए इसको, कितना पैसा रहेगा, ठीक है। हाउ मच मनी शुड बी सप्लाइड इन द इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये भी डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई कैसे डिसाइड करेगा? ये जो बैंक रेट्स मैंने अभी आपको बताए थे, बैंक रेट्स क्या रहेगी हमारे पास, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ठीक है। मान लो कि ये सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर क्या हो जाएगा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये दो रेशो है, दो रेट है बैंक रेट्स। अगर ये इसका जो बेसिक रहेगा सीआरआर का, ये मतलब ये वाले जो कैश है, मतलब कि ये लिक्विडिटी मनी है, ये सीधे तौर से आरबीआई के पास रिजर्व रहती है। ये किसके पास रिजर्व रहती है? आरबीआई के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ये किसके पास रिजर्व रहता है? ये आपका रहेगा बैंक के पास। ये मतलब जो बैंक पैसा ले रहा है या डिपॉजिट जिसके पास हम कर रहे हैं उसके पास रहेगा, बाकी पैसा ये आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इसके फिक्स रेट होते हैं। फिक्स रेट क्या होते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सीआरआर की बात करी, तो ये वर्तमान में 4 से 6% के बीच रखा गया है, ये 4 और 6 के बीच रहेगा। और जो ये एसएलआर है, ये लगभग लगभग 19% से लेकर आपका 38.5% तक जा सकता है, हाईएस्ट। ये लगभग इस तरह का रेट रहता है। और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, अगर मान लो कि आरबीआई ने, मतलब कि ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक है जो हमारा, सीआरआर को कम किया हुआ है, यानी कि इसको कितना रखा हुआ है? 4% रखा है। यहाँ पे सीआरआर कितना रखा है? 4% रखा है। और एसएलआर कितना रखा है? 20% रखा है। तो ऐसी स्थिति में टोटल जो मनी है वो कितनी रिजर्व हुई? मान लो कि मेरे मेरे पास ये एसबीआई बैंक है, और एसबीआई बैंक के पास कितना है? 1000 रुपीज टोटल डिपॉजिट है। कितना है टोटल डिपॉजिट? है 1000। तो 1000 में से 24% रिजर्व हुआ, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 240 रुपया रिजर्व हुआ। तो इसका मतलब है कि एसबीआई बैंक जो लेंड करेगा, यानी कि जो क्रेडिट में देगा, लोन देगा, तो लोन कितना का दे सकता है? लगभग लगभग, ये मोटे मोटे तौर से बता रहा हूँ, एक रफ फिगर बता रहा हूँ मैं आपको। ये दे सकता है आपका, कितना देगा? 640 रुपया, 660 रुपया, है ना? 660, 760 कितना देगा? 760 है ना? 760, 240 है ना? तो इसका कितना बन जाएगा? ये 760 रुपया दे सकता है लोन। लोनिंग में कितना देगा? 760 रुपया देगा, है ना? बट अगर ये बैंक रेट, ये अभी यहाँ पे इतना लोनिंग कर सकता है, 760 कर सकता है, क्योंकि जो बैंक रेट है वो क्या है अभी हमारे पास है? कम है। तो ऐसी स्थिति में जो एसबीआई है वो लोगों से जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि लोन जब दिया जाता है तो उसके पहले इंटरेस्ट लेता है बैंक, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मान लो कि अभी कितना है? 10% ही रखा है। 10% में ये इतना पैसा दे सकता है। बट अब आरबीआई चाहता है कि भाई बैंक ज्यादा पैसा लोगों को ना दे, लोनिंग ना करे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या करेगा? ऐसे तो नहीं बोलेगा कि देखो जी अब आप लोन नहीं लेना हमारे से, आप कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। पर क्या बोल सकते? वो बोल सकता है कि अब यहाँ पर इसके रेट इंक्रीज कर दिए। जैसे ये 4% था पहले, इसको 4% से कितना बढ़ा दिया? सीआरआर को इसको बढ़ा दिया 4% से, सीधा मैंने कर दिया इसको 6% सीआरआर कर दिया, और एसएलआर कितना कर दिया मैंने? 30% कर दिया, सपोज करो। तो ये कितना हो गया? कुल मिला के 36% हो गया। कितना हो गया? 36%। अब इसको 36 को 1000 में से 36 माइनस किया, परसेंट माइनस किया, तो कितना बन गया? ये 360। ये तो 360 हो गया। अब बैंक के पास देने के लिए कितना पैसा बचा? कितना बचा बताओ? 640, 640 बचा, ठीक है। तो अब ये बैंक के पास ज्यादा पैसा देने के लिए कि कम पैसा है? कम है, कम है ना पैसा। तो अब अगर पैसा देने के लिए कम है, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बैंक को लॉस होगा, इसलिए वो क्या करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कि बैंक क्या बोलेगा कि मैं तो अब आपसे 15% चार्ज करूंगा, 18% चार्ज करूंगा। अब जैसे ही बैंक ने ये 15% 18% चार्ज किया, तो क्या सभी लोग लोन ले लेंगे? नहीं लेंगे। जो 10% में लोन ले रहे थे, वो क्या 15-18% में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी ईएमआई जो रिटर्न की जो ईएमआई जाएगी वो महंगी हो जाएगी, मतलब कि लोन महंगा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो थोड़े गरीब लोग होंगे वो लोनिंग वगैरह नहीं लेंगे, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सस्ते में ले लेंगे, महंगे में नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है कि कम है? मनी सप्लाई घट गई। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था तो मनी सप्लाई क्या थी?
ज्यादा थी। तो इसी तरह से आरबीआई मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? और इसी से हमारी महंगाई कंट्रोल होती है। इससे क्या होती है हमारी महंगाई? बोलो आप, चाहे इन्फ्लेशन बोलो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये एक मीडियम है मनी सप्लाई। ठीक है। और मतलब कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई जो बना है, आरबीआई के द्वारा ही मॉनेटरी पॉलिसी देश के अंदर लागू की जाती है। आरबीआई क्या करता है? देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आरबीआई के बारे में हम यहाँ पे देख पाते हैं कि पॉलिसी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन दी करेंसी। जो मैंने अभी आपको कहानी बताई ना मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वो ये कहानी है। ठीक है। यहाँ पर कैसे कि भाई जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो किसके लिए डिजाइन की जाएगी? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। किसको कंट्रोल करना हमने यहाँ पे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। और मनी सप्लाई कंट्रोल होगी आपकी इंटरेस्ट रेट से। किससे होगी? इंटरेस्ट रेट। तो ये एक तरह से क्या, एक सर्कल बनता है, मतलब ये एक दूसरे के डिपेंडेंट कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है। मतलब कि महंगाई बढ़ी तो इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करेंगे तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। ये एक तरह का क्या बन गया? जैसा हमारा विशेष सर्कल बनता है उस तरह का ये सर्कल बन जाएगा आपके पास, है ना। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे कोर जो ऑब्जेक्टिव में आता है आपके पास है वो आता है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि कीमत की स्थिरता को निर्धारित करना। कीमत स्थिरता को निर्धारित करना पहला ऑब्जेक्टिव है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का। दूसरा इसका है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम लाना, यानी कि जो हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें क्या करना? इक्वालिटी या इक्विलिब्रियम को स्थापित करना। तीसरा इसमें पॉइंट है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हम जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। चौथा रोजगार का पूर्ण संतुलन बनाना, यानी कि कंप्लीट या फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। पूर्ण रोजगार बोलते इसको, देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा करना, पूर्ण रोजगार की तरफ देश को ले जाना। ये भी इसका एक की पॉइंट रहेगा। इज इट क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है विच रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें यहाँ पे, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या रहता है, या जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्या काम करती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके दो काम है। एक तो मनी सप्लाई रेगुलेट करना, दूसरा क्रेडिट को रेगुलेट करना। क्या करना? क्रेडिट को रेगुलेट करना। ये दो काम है बेसिक इसके। ठीक है। इतना सा आपने याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज डायग्नोस्टिक मैट्रिसेस, यानी कि मॉनेटरी सप्लाई वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। अब आपको इसका फिस्कल पॉलिसी का पहले तो डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि भाई फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। ठीक है। अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? आरबीआई के द्वारा। और फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट की जाएगी? फिस्कल पॉलिसी आपकी रेगुलेट होगी गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा होगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है। मतलब इसको फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट से संबंधित है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई से रिलेटेड है। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में बजटिंग वगैरह जो सरकार बजट बनाती है, सरकारी जो रेवेन्यू एंड रिसेप्ट्स की बात होती है या एक्सपेंडिचर की बात होती है। ठीक है। ये सारी की सारी जितने भी है बजटिंग पॉलिसीज जो सरकार तय करती है एक साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो बैंक रेट्स वगैरह डिसाइड करने के लिए या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, इसके फर्स्ट डायमेंशन को देखें, टूल्स, कौन कौन से टूल्स हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के पास जो बेसिक टूल्स है वो रहता है इंटरेस्ट रेट प्लस मनी सप्लाई। ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए? लोन ही चाहिए। लोन जब तभी अवेलेबल होगा अगर मतलब ज्यादा लोग लोन तब लेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोन कम लेंगे लोग, क्रेडिट्स कम अवेलेबल
होगा उस समय। अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी में की रोल किसके द्वारा प्ले किया जाता है, टैक्स के द्वारा। यानी कि सरकार के पास जो आय का साधन है, महत्वपूर्ण जो साधन है वो किससे आता है, टैक्स से आता है या सरकारी खर्चे से एड ऑन होता है। किससे होता है, सरकारी खर्चे से एड ऑन होता है। इसके बाद अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी की बात करें कि कौन इसमें की रोल प्ले करता है, यानी कि यहाँ पर आरबीआई खुद अपने आप में इंडिपेंडेंट रोल प्ले करता है टू डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। और हाईली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है फिजिकल पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो भी हमारी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके माध्यम से ये होगा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है, देश की सरकार है, उसके द्वारा इसे डिसाइड किया जाएगा कि फिजिकल पॉलिसी में कितना हमने खर्च करना है, क्या कहाँ कहाँ से हमने खर्चा उठाना है, यानी कि कर्ज उठाना है, लोनिंग वगैरह करनी है। और दूसरा कि हमने किन क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा कहाँ कहाँ होगा, और कैसे कैसे हमारे पास रेवेन्यू आएगा, टैक्स रेट कितना रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें यहीं से डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्लैब्स अलग अलग ये जारी किए जाते हैं। थर्ड आता है हमारे पास एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट्स। किसकी बात करेंगे हम, एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट्स। तो हायर रेट कॉजेज करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे देखो अगर हायर रेट्स रहोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, करेंसी एप्रिसिएशन होगा। लेकिन दूसरी फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो मिनिमल डायरेक्ट इम्पैक्ट, यहाँ पे इसका सीधे तौर से मतलब कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर रिसेशन और लिक्विडिटी ट्रैप की बात करें, रिसेशन, ठीक है, यानी कि महामंदी, और मंदी और लिक्विडिटी ट्रैप की अगर बात करें तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी अपना की रोल प्ले करती है। और कैसे प्ले करती है, मतलब कि ये जो रेट्स हो गए, बैंक रेट्स हो गए, उसे कट करके मे फेल इफ लिक्विडिटी ट्रैप एग्जिस्ट। और दूसरा क्या करेगा कि हाईली इफेक्टिव इन डीप रिसेशन। तो जो ये फिजिकल पॉलिसी होती है, जब मंदी छाई हुई है, कोई मतलब कि डिमांड ही नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो उस समय सरकार के द्वारा तय की गई जो नीति है या पॉलिसीज है, फिजिकल पॉलिसीज है, तो उसके माध्यम से इकोनॉमी में बूस्ट लाया जा सकता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और किस माध्यम से लाया जा सकता है, अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट करके। फिर गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे लोगों के पास रोजगार के साधन बनते हैं। और रोजगार जब लोगों को मिलेगा तो उनका ऑटोमेटिकली इनकम लेवल इंक्रीज होगा। और जैसे ही इनकम लेवल इंक्रीज हुआ तो लोग डिमांड करना दोबारा से शुरू करेंगे, रोजगार मिलना शुरू हो गया लोगों को, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो मंदी से है ऊपर उठने शुरू हो जाती है और ट्रैक में आनी शुरू हो जाती है। तो गवर्नमेंट का रोल ऐसी स्थिति में की हो जाता है, मतलब कि मेजर रोल प्ले किया जाता है। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फेज आएगा, दैट इज मैकेनिज्म फ्लो चार्ट, यानी कि पॉलिसी स्टैंस। इसका मैकेनिज्म क्या है, एक्स मतलब कि जो हमारे पास ये पॉलिसीज बनती है, ये दो तरह से बनती है। कौन सी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी रहती है। यानी कि एक्सपेंशनरी होगी विस्तार, विस्तृत जो पॉलिसी बनाई बढ़ावा देने के लिए, कॉन्ट्रैक्शनरी है कि कम करने के लिए, है ना, संकुचन करने के लिए हिंदी में। तो अगर हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो लोन है वो चीपर हो जाएगा, यानी कि उसको खरीदना मतलब लोन लेना आसान हो जाएगा। और इंक्रीज्ड बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बोरो करेंगे, और बोरो करने की वजह से वो लोग वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो मुझे, अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, यानी कि खर्च करना है मुझे वो कहीं ना कहीं, तो इसीलिए तो मैं उसको लूंगा। यानी कि मैं अपने बिजनेस में डालूंगा या कहीं इंडस्ट्री में डालूंगा, या कोई मैं दूसरे कहीं पे अदर जहां से मुझे कैपिटल गेन हो सकता है, फ्यूचर में एसेट बन सकते हैं, वहां पे मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। और इसकी वजह से फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है, एडी है एग्रीगेट डिमांड, वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ से शॉर्ट टर्म जीडीपी ग्रोथ इसे एक्सिलरेट किया जा सकता है, यानी कि कुछ समय में जो जीडीपी है वो ग्रो की जा सकती है। और बट इसमें जो रिस्क रहता है, वो रिस्क क्या है कि इसकी वजह से करेंसी के जो डिमिनिश होने की, करेंसी की जो वैल्यू है उसके डिमिनिश होने के चांसेस बने रहते हैं। बट अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा कि अब हम चाहते हैं कि भाई लोग कम खरीदे, कम डिमांड करें, तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज बनाएंगे। जब हम चाहते हैं कि डिमांड ज्यादा करे लोग, ठीक है, मतलब कि जब लोग डिमांड नहीं कर रहे,
तब हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, और जब लोग बहुत ज्यादा डिमांड करें तब हम उसमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, ये याद रखना। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोगों के पास पैसा घटा, यानी कि लोगों के पास पैसा कम होगा, और जिसकी वजह से डिप्रेस्ड बोरिंग होगी, ठीक है। मतलब कुछ एक लोग इसमें फिर पैसा बैंक से ले पाएंगे, और लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग, और महंगाई के दौर में फिर जो कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता होगा, वो कम अपना खर्च करेगा, और जिसकी वजह से लेस एन इन्फ्लेशन, और महंगाई फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम आनी शुरू हो जाएगी। बट इसका रिस्क क्या रहता है, इसका रिस्क रहता है इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब कि जैसे अगर डिमांड जब कम होनी शुरू हो जाएगी तो चांसेस रहते हैं कि भाई आर्थिक मंदी छा सकती है, ठीक, या बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो ये इसके की फैक्टर है। आपसे पूछा जाए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जब अडॉप्ट की जाती है तो उसकी वजह से क्या रिस्क रहते हैं, क्या चांस हो सकता है, तो इससे हो सकता है या तो रिसेशन आ सकता है या बेरोजगारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप से ये पूछा जाए कि जो ये आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी वजह से हमारी जो करेंसी की जो वैल्यू है उसके डिमिनिश होने के चांसेस रहते हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है दैट इज द प्राइमरी वेपन अगेंस्ट रन अवे इन्फ्लेशन बट रिस्क इंड्यूसिंग आर्टिफिशियल रिसेशंस इफ अप्लाइड टू वाइग्रेसली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। ये 2014 में बनी थी एमपीसी, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो उर्जित पटेल के दिशा निर्देश में इसे बनाया गया था एमपीसी को, है ना। तो एमपीसी की अगर बात करें तो स्टैट्यूटरी बैकिंग है ये सरकार के लिए, मतलब कि ये बैंकिंग प्रणाली में क्या है, एक तरह का स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और क्रिएटेड बाय सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। क्या बोला इसमें कि जो हमारे पास ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी है, इट was created by the section 45ZB of the amendment या amended RBI Act 1934, ठीक है। मतलब इसमें एक हमने सेक्शन इंसर्ट किया दैट इज 45ZB, तो उसके माध्यम से इस न्यू कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया, और इसमें 3 फ्रॉम आरबीआई इंक्लूजन गवर्नर्स इसमें शामिल रहेगा। मतलब इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे इस एमपीसी में, एमपीसी में 3 रहेंगे आरबीआई गवर्नर्स, और 3 रहेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, 3 अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसमें 3 आरबीआई की साइड से रहेंगे और 3 इसमें गवर्नमेंट की साइड से रहेंगे। ये हो गया पॉइंट, है ना। और इसका जो टारगेट है दैट इज द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और इसने ये डिसाइड करने के लिए इसको बनाया गया था कि भाई जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बेसिक हमने कितना रखना है, किस रेंज में रहना चाहिए। तो इसमें बताएगा कि भाई 4% हमारे लिए इन्फ्लेशन रेट सही रहेगा, 4% सही रहेगा। साथ में इसमें क्या जोड़ दिया, +-2% जोड़ा। कितना जोड़ा? +-2% जोड़ा। और इसकी टोटल अब रेंज कितनी गई, क्योंकि इसका मतलब +-2 का मतलब है कि लोएस्ट जो टॉलरेंस इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं कि वो 2% होना चाहिए, यानी कि 2% से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट 2% से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर डिमांड ही खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो अपर लिमिट है वो कितनी रखी, 6%, कि भाई 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये इसमें टारगेट सेट किया गया था एमपीसी के माध्यम से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसका जो मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है, तो इसमें मैकेनिज्म करेगा कि भाई इसकी जो पहली मीटिंग होगी, मतलब कि ये साल में कितनी बार मिलेंगे, तो ये साल में 4 बार मीटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब कि क्वार्टरली मीटिंग रहेगी इसकी, और उस क्वार्टरली मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि बैंक रेट कितना रखना है, कितने किस तरह की हमने जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर मेंटेन करनी है, या इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका कोरम रहेगा 4 मेंबर रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब एट लिस्ट 4 आदमी उसमें शामिल होने चाहिए। और इसमें अगर 4 आदमी जैसे शामिल है, दो दो और दो, अगर ये मान लो कि दो अपने एक साइड को हो गए, दो एक साइड को हो गए, मतलब कि मेजॉरिटी नहीं बनी, क्या हो गया, ये आ गए इक्विवेलेंट में, मतलब कि 2 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में जो एक वोटिंग राइट्स रहेगा वो किसके पास रहेगा, गवर्नर के पास। गवर्नर जिसकी तरफ वोट डाल देगा उसका वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। गवर्नर हैज द कास्टिंग और सेकंड वोट इन टाइज, जब टाइज हो जाएगा, है ना, तो उस स्थिति में गवर्नर यहाँ पे अपना वोट दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ की फेलियर इज
defined as average inflation remaining outside the tolerance level for 3 consecutive quarters। मतलब कि अगर इससे बाहर जाता है, जैसे 2 से 1 चला गया, 6 से 8 चला गया, तो ये एक तरह का फेलियर है। और फेलियर इसे कब हम कंसिडर कर देंगे? अगर लगातार ये 2-3 क्वार्टर तक कंटिन्यू परसिस्टेंट बना रहता है, तो हम समझेंगे कि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं, वो सही तरीके से अडॉप्ट नहीं किए गए हैं, और हमें नए तरीके और नई नीतियों को लाने की जरूरत है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद? दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? क्वांटिटेटिव टूल्स, मात्रात्मक उपाय। ठीक है, अब इसमें रहेगा द कॉन्सेप्ट है रेगुलेट टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो हमारे पास टोटल सप्लाई ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, या लिक्विडिटी, जो इसके लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं लिक्विडिटी कॉरिडोर्स में, तो दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। पहला टूल क्या है? LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, द अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर ओवरनाइट्स एंड टर्म रेपोज। ठीक है, रेपो रेट आ जाता है। रेपो रेट है फिक्स्ड रेट एट विच आरबीआई लेंड्स ओवरनाइट टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या बना कि भाई रेपो रेट ऐसे रेट्स है जिसके माध्यम से आरबीआई किसको देता है पैसा? बैंक्स को देता है, कमर्शियल बैंक को देता है। यानी कि यहाँ से आरबीआई से पैसा जाएगा कमर्शियल बैंक के लिए, उसको रेपो रेट बोलेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा? जब कभी किसी कंडीशन में आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो यहाँ से कमर्शियल बैंक इसको वापस पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब कि फिक्स्ड रेट एट विच आरबीआई ऑब्जर्व ओवरनाइट लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है, तो बैंक से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो दैट इज द आरबीआई इज एग्रेसिवली यूजिंग वेरिएबल रेट्स, रेंज ऑफ टेन्योर, टर्म्स, रेपोज ऑफ डेवलप एंड इंटरबैंक मार्केट एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव टूल, ये ऊपर हमने क्वालिटेटिव पढ़े, अब यहाँ पे क्या कौन से आ रहे हैं? क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? मार्जिन्स एंड रेट्स में देखेंगे कि द सेफ्टी बैंक borrow overnight money by dipping into their SLR portfolio at a panel rate। ठीक है, मतलब जो भी डिसाइडेड रेट है, टू सर्वाइव अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी का मतलब कि कैश, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें कैश की जब जरूरत पड़ती है तो हम जैसे कि MSF है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होता है? एट विच रेट एट विच आरबीआई rediscount bills of exchange, commercial papers, या align with the MSF rates, that is changes automatically when MSF changes। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें क्वांटिटेटिव टूल्स टू क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि हम क्रेडिट्स को, जो हम लोन वगैरह दे रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके डायरेक्ट एक्शन की बात करें तो आरबीआई एक्ट अगेंस्ट बैंक्स नॉट फुलफिलिंग कंडीशंस। इसका क्या? आरबीआई एक्ट अगेंस्ट बैंक्स, जब ऐसा है मतलब कि डायरेक्ट एक्शन आरबीआई ले सकता है अगर मान लो कि जैसे जो लोनिंग है या क्रेडिट्स है वो रॉन्ग वे में इशू किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे आरबीआई अपना की रोल प्ले कर सकता है। कैन रिफ्यूज टू री डिस्काउंट पेपर और चार्ज अ पैनल रेट बियॉन्ड द बैंक रेट। और पब्लिसिटी या मॉरल सुएशन, educating the public and influencing the credit policy of commercial banks to swing public opinion in favor of RBI's monetary stance। ठीक है, लास्टली स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन बैंकिंग इकोसिस्टम। अगर हम इसमें भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो जो सबसे प्रमुख और सबसे टॉप में जो आता है वो आता है आरबीआई। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? है आरबीआई बैंक आएगा, और इसके अंडर में यहाँ पे आपके पास एक तो कमर्शियल बैंक हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक हो जाएगा। कमर्शियल बैंक है जिसमें क्या आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक है, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, फॉरेन बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है। कौन कौन से हो जाएंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक, एग्जांपल एसबीआई है। प्राइवेट में जैसे कि मैंने एचडीएफसी बोल दिया, क्या बोल दिया? एचडीएफसी। फॉरेन बैंक सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक क्या फॉरेन बैंक का नाम है ना। फिर रीजनल रूरल बैंक में तो बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करेंगे तो इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव होता है, और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी होती है, पीसीएस है ना।
प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये सारे हमारे बैंकिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट, कोऑपरेटिव हैव ड्यूल कंट्रोल, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इसका मतलब क्या बना, ये जो जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है वो तो किसी के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा, आपके बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन जो ये कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर आरबीआई तो रहेगा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी काम करेगा, ठीक है। टू इट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स फंक्शन। और इसमें अगर आप देखें इसका कंपैरिजन दोनों का, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का, तो रेगुलेशन की बात करें तो कमर्शियल बैंक किस चीज को रेगुलेट करते हैं, जॉइंट स्टॉक, बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है, बैंकिंग रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। और उसके बाद अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ड्यूल कंट्रोल बाय आरबीआई एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड बोरोइंग एंड वोटिंग की बात देखें तो बोरोअर्स आर अकाउंट्स होल्डर, नो वोटिंग पावर, मतलब कि उनके पास किसी भी तरह का कोई वोटिंग पावर नहीं होता। लेकिन बोरोअर्स आर मेंबर्स, शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर विद वोटिंग पावर्स कोऑपरेटिव बैंक में। प्रॉफिट मोटिव की बात करें कमर्शियल बैंक में तो वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोऑपरेटिव बैंक की बात करें डज नॉट परस्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो पीएसएलएल रूल्स स्ट्रिक्टली अप्लाई, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, PSL rules do not apply similarly। इसके बाद हमारे पास नाबार्ड आता है। नाबार्ड भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के तौर पे एक अपेक्स अथॉरिटी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये अपेक्स अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, अपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे आप इसको, अपेक्स बॉडी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पर क्रेडिट्स की जरूरत रहती है, तो उसको फाइनेंस करना किसका काम है, मतलब कि अगर मान लो कि कभी उस जो रूरल बैंक वगैरह है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें क्रेडिट्स की कमी पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो फाइनेंस किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सपोर्ट किसके द्वारा दिया जाएगा, नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। तो ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह एक काम करती है। रीफाइनेंसिंग फंड्स इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड्स क्रेडिट्स टू द रूरल सेक्टर्स। क्या करेगा ये, यानी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, वित्त की प्रावधान करना। और दूसरे नंबर पे ओवरसाइट करना, ओवरसाइट का मतलब क्या है, ओवरलुक, ठीक है, जैसे कि इवेल्युएट, मॉनिटर और द इंस्पेक्ट क्लाइंट्स बैंक्स, मतलब जो इसके एसोसिएट बैंक्स हैं उनको देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, उनको रेगुलेट करना, उनको मॉनिटर करना, उनको डायरेक्ट करना, ये काम भी नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण जो क्रेडिट्स बैंक्स है उसके साथ किया जाता है। कोऑर्डिनेशन बिठाना, एक्ट एज द नोडल फॉर रूरल क्रेडिट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि नाबार्ड क्या करेगा, मतलब कि नाबार्ड का काम है एक तरह से मिडल मैन की तरह भी है, मीडियोकर की तरह भी है, प्ले करता है उधर आरबीआई के साथ और इधर बैंकिंग के साथ, रूरल बैंकिंग के साथ, ठीक है, दोनों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। देन आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑफर ट्रेनिंग्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज फॉर रूरल डेवलपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके की पॉइंट्स में आता है, राइट। तो ये नाबार्ड की बात है, ये हमने कंप्लीट कर दी। देन लास्टली एट द एंड यू कैन रिवाइज दिस, ठीक है। रिवाइज क्या करना आपने इसमें, यू कैन रिवाइज इट लाइक कि एनालाइज द रोल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन बैलेंसिंग द ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ इन द इंडियन इकोनॉमी, डिस्कस द टूल्स एट इट्स डिस्पोजेबल। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीलिम के लिए तो द आरबीआई रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ रुपीज डैश करोड़ इन गोल्ड टू प्रिंट करेंसी, सिर्फ गोल्ड पूछा है, कितना था 115, ठीक है। हु होल्ड द कास्टिंग वोट्स इन द एमपीसी, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। विच रेट्स एक्ट्स एज द पेनल्टी फॉर डीपिंग इनटू द एसएलआर पोर्टफोलियो, तो ये आपकी एमएसएफ आएगी, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स अकर्स इन द ईयर 1969। तो ये कुल मिला के हमारे पास पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है हमने इसको कवर कर दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।
कर लोगे?